सिंह जो 3 साल से गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे और अभी वो कश्मीर यूनिवर्सिटी में तो पीएचडी कर रहे हैं इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में। तो सभी को साधुवाद, सभी को वेलकम, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। जय भीम, नमो बुद्धाय। तो सभी अपनी आवाज सर जय भीम नमो बुद्धाय। अपनी आवाज म्यूट करके रखें ताकि हम अपने आज के वर्ग को अच्छी तरह से शुरुआत कर सकें। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आवाज सबको सही तरीके से आ रही होगी। जी हाँ आ रही है। तो जैसे दीप सिंह ने बताया है कि हम कल क्या किए थे और बहुत ही अच्छा वो पोस्टिंग कर रहे हैं, उनका भी हम धन्यवाद साधुवाद करते हैं। और धीरे धीरे हम अपने अभ्यासक्रम के गहरे अनुभव की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम आ, सब कुछ एक साथ में जान लेंगे, लेकिन हम जानने की कोशिश कर रहे हैं क्या जो ध्यान के भीतर और आसपास, या दूसरे अर्थ में हम देख सके मन के भीतर और मन के आसपास। क्योंकि जब भी हम ध्यान इस शब्द को हम इस्तेमाल करते हैं या ध्यान के बारे में हम अपना मन बनाते हैं, तो हमेशा हमने अपने मन के बारे में सोचना चाहिए कि मुझे मन के बारे में जानना है। और दूसरे अर्थ में जब हम मन के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें हमेशा ये देखना चाहिए कि मुझे अपने जीवन के बारे में जानना है, जिसे मैं मन कहता हूँ, क्योंकि मन ही जीवन है। जहाँ पे कॉन्शियसनेस नहीं है, जहाँ पे चेतना नहीं है, वहाँ पे जीवन नहीं है। तो अगर हम पूरे ब्रह्मांड को अगर दो कैटेगरी में, दो स्तर में अगर विभाजित करते हैं, जिसमें जीवन है, जिसे हम चेतना कहते हैं, या जो लिविंग बीइंग कहते हैं, कॉन्शियसनेस कहते हैं, और एक हिस्सा ऐसा है कि जिसमें कॉन्शियसनेस नहीं है, लेकिन वो भी हमारे कहते हैं पृथ्वी, आप, तेज, वायु। तो इसी से हमारा अस्तित्व है, और उस अस्तित्व के भीतर जो महत्वपूर्ण जो घटक है वो हमारी चेतना है, चित्त है, मन है। और उसी मन पे कार्य करने के लिए जो साधन के तौर पे और एक टूल्स के तौर पे हम जिसका इस्तेमाल करते हैं, या जिसका हम उपयोग करके हम अपने मन को, अपने जीवन को जानने की कोशिश कर रहे हैं, वो है ध्यान। तो इस प्रकार से ध्यान के गहरे और उसके जो आसपास के जो पहलू है, उसको हमने जानना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन के सर्वांगी जो स्वरूप है, या उसका जो पूर्ण स्वरूप है, उसको भी हम धीरे धीरे जानने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। और जैसे शुरुआत में मैंने कहा था कि हमारा जो स्व जो है, हमारा जो मन चरित है, उसको भी हमें जानना है। हमें जो हम ध्यान कर रहे हैं, किस चरित पे, किस हमारे स्वभाव पे वो कार्य कर रहा है, वो भी हमें जानना है। और साथ साथ में हमें ये भी जानना है कि हमारा विकास कैसे हो रहा है, क्या हम उस स्वभाव को बदल रहे हैं। अगर ये 3 बातों को अगर हम धीरे धीरे जानते हैं, समझते हैं, तो समझ जाइए कि आपका ध्यान और आपका जीवन, वो एक हो सकता है। अन्यथा क्या होगा, अन्यथा क्या होगा, सर वो आपकी जो वीडियो आ रही है सर वो तिरछी आ रही है सर। अपने मोबाइल को सर दूसरे डायरेक्शन में रोटेट कर लीजिए। ठीक है सर। आवाज म्यूट हो गई। लेफ्ट हो गए वो। Dr. Manish Ram, Ms. Ram sir will join within next 1 or 2 minutes. Please be continue. डॉक्टर मनीष मेश्राम फिर से हमारे साथ जल्दी ही जुड़ेंगे, तो आप सभी थोड़ा 1 या 2 मिनट का सिर्फ इंतजार कीजिए।
सॉरी, फोन आया था इसकी वजह से। तो जैसा कि मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ और शायद आप भी ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा ये पूरे कोर्स का जो उद्देश्य है वो समझदारी में या कुछ समझ के हमें सीख के जाना है इसमें है। तो ज़्यादा अपने आप से उम्मीद मत करिए कि आपका ध्यान अच्छा ही होगा, लेकिन आप ये ज़रूर उम्मीद करिए कि आपकी समझदारी बढ़नी चाहिए। ध्यान अच्छा ज़रूर होगा, अभी नहीं होगा तो कल होगा, कल नहीं होगा तो कभी ना कभी बिल्कुल बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन समझदारी जितनी अच्छी आपकी होगी, आप आपके आप से उम्मीद कर सकते हैं कि आपका ध्यान और आपका जीवन, जिस जीवन के साथ हम 90% या 95% हम दुखी हैं, और उस दुख को हमें समझना या उसमें से हमें फ्री होना, कि वो हमारा शारीरिक दुख हो, मानसिक दुख हो, हमारा भावनिक दुख हो या किसी भी प्रकार का दुख हमें सता रहा है और हम भयभीत, चिंतित और ग्रस्त है, तो इन सभी दुखों से हमें मुक्त होने के लिए हमें ध्यान का हमें उपयोग करना है। लेकिन ध्यान का उपयोग ऐसा कह सकते हैं कि एक स्किल है। जैसे कि हम आ, सीखते हैं, तीर चलाना सीखते हैं, पानी में तैरना सीखते हैं, या हम कुछ भी हम ऐसे चीज़ों को सीखते हैं, तो धीरे धीरे समझदारी से और सहनशीलता से सीखते सीखते ही उसमें हम प्रवीण हो जाते हैं। तो ऐसे ही ध्यान भी ऐसी स्किल है, ऐसे ही जीवन की कह सकते हैं कि जीवन को जीने का वो तरीका है, कला है। तो उस कला को सीखने के लिए हमें उसका साइंस भी पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें साइंस पता होगा, अगर उसके जो आसपास के पहलू को अगर हम जान सके, परख सके और समझ सके, तो समझ जाइए कि आपका ध्यान जो है बहुत ही बेहतर है। और ऊंची ऊंची अवस्था में और गहरी अवस्था में हमें ऊंचा भी जाना है और गहरा भी जाना है। हमें भीतर भी देखना है और ऊपर भी उठना है। तो ये मन का बहुत ही अच्छा स्वभाव है या शक्ति कह सकते हैं, और इसलिए बुद्ध ने उसको प्रभास्वर कहा है। हमारा जो मूल मन जो है या स्वभाव जो है वो कैसा है, प्रकाशित है। भले हमारे अलग अलग स्वभाव है या द्वेष है, लोभ है, बहुत सारे हमारे मन में आते रहते हैं, लेकिन उसके भीतर जो हमारा सच्चा स्वभाव है, उस स्वभाव को परख कर या उस स्वभाव के संपर्क में आना, यही हमारे ध्यान का सबसे बड़ा लक्ष्य है। तो इसलिए बुद्ध ने हमें अलग अलग प्रकार की ध्यान साधनाएं बताई है हमारे स्वभाव के अनुसार। तो जैसे कि हमने मैत्री भावना की कल, तो हमारे उस द्वेष के स्वभाव को परिवर्तित करने के लिए और आपके भीतर जो अच्छाई है उसको विकसित करने के लिए, तो हमारे दोनों स्वभाव है। अगर हम देखते हैं तो हमें द्वेष भी आता है, हमें पता है काफी जगह पे काफी समय में हमें द्वेष आते रहते हैं, और कभी कभी हमें अच्छा भी लोगों के लिए लगता है। तो दोनों हमारे स्वभाव है। तो दोनों स्वभाव के लिए हमें मैत्री भावना जो हमने कल की है और हमेशा हमने करती रहनी चाहिए। ध्यान में ही नहीं, ध्यान के बाहर भी हमने चलते समय, खड़े होते हुए, बैठते हुए, तो यहाँ तक कहते हैं कि सोने तक हमने लोगों के अच्छे के लिए, जिसे एक शब्द में कहते सबके श्रद्धा सुखी होती, इस भावनाओं के साथ हमने हमेशा बने रहना चाहिए, इस संपर्क में रहना चाहिए, या इसके बारे में हमें सहनशील और संवेदनशील रहना चाहिए। तो मैत्री भावना ये भी एक प्रकार का ध्यान है जो हम अभी 40 प्रकार के संक्षिप्त उसका मैं एक सूची देने वाला हूँ, और उसके बारे में जानकारी मैं ग्रुप में भी डालने वाला हूँ ताकि आप इसके बारे में उतना ज़्यादा समझ। ये कोई हमारा थ्योरी क्या कहते हैं, थेरोटिकल हम बहुत कम जाने वाले हैं, लेकिन प्रैक्टिकल जाने के पहले भी कुछ उसके पहलू हैं, हमें शब्दों में या बुद्ध के बताए हुए उद्देश्यों में हमें जरूर जुड़ना चाहिए, ताकि हमारा जो सराव है उसके पीछे एक प्रमाण रहे कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्योंकि हम भी भटके हुए लोग हैं, हम भी मतलब अनजान है कि मन क्या है,
कैसे उसको देखें, कैसे उसको, उसमें हम इतने पारंगत नहीं है। लेकिन जो पारंगत हुए हैं, जो विशेष प्रकार के अनुभव जिन्होंने ध्यान के लिए है, जो है जिन्होंने महान अनुयायी हैं, और उनके गुरु के माध्यम से या उनके अनुभव के माध्यम से हम अपने अनुभव को जानने की कोशिश करते हैं, और इसलिए कुछ शब्दों को हमें जानना है। और इस प्रकार से जो बुद्ध ने समस्त जो ध्यान साधना हमें सिखाई है, कि जिससे उसका अर्थ ही होता है कि मन को शांत करना, सम समाधान, शांत करना, एकाग्र करना, ताकि हम अपने मूल स्वभाव को समझ सके और बदल सकें। हमेशा ध्यान के पहलुओं को हमें देखना चाहिए कि शांत होना है। ध्यान मतलब शांत होना। शांत होने के बाद जो हमारा मूल स्वभाव है, मूल स्वभाव दो प्रकार का है, कुशल भी है और अकुशल। हमारे में द्वेष भी है और हमारे में मैत्री भी है, हमारे में अज्ञान भी है और तो अज्ञान को या द्वेष को समझना और प्रज्ञा को भी समझना और उसमें बदलाव करना, अज्ञान को प्रज्ञा में बदलाव करना, द्वेष को मैत्री में बदलाव करना, आसक्ति को अनासक्ति में बदलाव करना, चिंता को चिंता मुक्त में अवस्था में परिवर्तित करना। ये ध्यान के लिए हमें अपने समस्त ध्यान में जो बुद्ध ने अलग अलग हमारे जो स्वभाव है, ये द्वेषी स्वभाव है तो कौन सा ध्यान हमने करना चाहिए, जो भी स्वभाव है तो हमारा ध्यान कौन सा होना है, अगर हम घोर स्वभाव के हैं, अज्ञान के स्वभाव के हैं, मूर्ख स्वभाव के हैं, अगर हम श्रद्धावान हैं तो उसका हमने ध्यान करना चाहिए। अगर हम वितर्क वाले हैं, प्रश्न करते हैं, हमारे मन में प्रश्न आते हैं, वितर्क वाले हैं तो हमने कौन सा ध्यान करना चाहिए। अगर हम चिंतनशील है तो हमने कौन सा ध्यान। ये सभी स्वभाव पे आधारित बुद्ध ने 40 प्रकार के कर्मठान लिखे हैं। कर्मठान मतलब इस कर्म, इस विषय के साथ बने रहना। कर्म मतलब कृति, कार्य या एक्शन। ठान मतलब ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट के साथ में बने रहना या कार्य करना को ही कर्मठान करते हैं। और 40 प्रकार के ऐसे ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन हैं जिससे हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। शांत करके धीरे धीरे इसमें हम विपश्यना के माध्यम से या एकाग्रता के माध्यम से हम उसको तो 10 प्रकार के कसीम है। इसमें तो हम जैसे जैसे मैं अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिर्फ मैं इसकी एक नंबर के साथ संख्या बताऊंगा। लेकिन आने वाले समय में हर एक ध्यान में से हम कुछ कुछ ध्यान जरूर करने वाले हैं, ताकि हमारा उसका जो अर्थ है या जानकारी है उसके साथ कुछ हमारे अनुभव भी हो सके कि वो क्या है, और सिर्फ किताबों में लिखी हुई बात ना रहे कि उन्होंने ये बताया है और हम भी जानते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि वो ध्यान कैसे है। तो उसका हम जरूर अनुभव लेंगे, तब उसके बारे में थोड़ा और अधिक बताऊंगा। मैं सूची बता रहा हूँ कि वो कैसे 40 प्रकार की सूची बनती है, जिसके हम ध्यान कुछ हमने कर लिए हैं, जैसे कि हमने आनापानसती और मैत्री भावना ध्यान हमने कल और परसों किया है। इसी ही समझ के 40 प्रकार के ध्यान के सूची में से वो दोनों ध्यान है जो हमने अभी कर चुके हैं। तो 10 कसीम होते हैं। कसीम का अर्थ होता है प्रतीक। जो भी विश्व में जो चीजें हैं, जैसे पृथ्वी, आप, तेज, वायु है, तो उसके छोटे छोटे प्रतीक बनाकर, सिंबल बनाकर हमारे ध्यान में उसका चित्रण करना, उसका विजुलाइज करना और उसके माध्यम से मन को एकाग्र करना, ये कसीम कहा जाता है। तो ये 10 प्रकार के कसीम है। इसकी सूची मैं ग्रुप में डाल दूंगा और उसके बारे में कुछ ध्यान भी हम उसके ऊपर करने वाले हैं। आने वाले बारे में ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ये ध्यान करने से हमारा जो भटकाव है या हमारा भटकने वाला स्वभाव है और हमारा चिंतन करने वाला स्वभाव है, इससे बढ़, तो इससे हम उपचार समाधि प्राप्त करते हैं। उपचार समाधि के बारे में
हम प्रयास भी करने वाले हैं आज उपचार समाधि क्या होती है। तो ये 10 कसिन में से कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम लेते हैं तो हम अपने मन को जो भटकाव है, जो जिसे हम रेस्टलेस कहते हैं या भटकने वाला मन कहते हैं, 10 प्रकार की अशुभ भावना है जो शरीर की सुंदरता हम हमेशा देख के आकर्षित होते हैं, अपनी भी शरीर की और औरों के भी शरीर की। विशेषता अगर हम नैसर्गिक तरीके से देखें, स्त्री पुरुष के प्रति आसक्त रहती है और पुरुष स्त्री के प्रति आसक्त रहता है। तो क्योंकि उसके प्रति जो हमारी सुंदरता और आकर्षण, जिसे हम पोलराइजेशन कहते हैं, वो नेचुरली है। उसके प्रति हमें घृणा नहीं करनी चाहिए। अगर हमें हमारे मन में कभी भी ऐसा आकर्षण आता है तो वो हमारा स्वभाव है, क्योंकि हम उसी में से ही पैदा हुए हैं और उसी में हम जी रहे हैं। लेकिन अगर हमें लग रहा है कि ऐसा कुछ ज्यादा है और हमें परेशान कर रहा है, तो निश्चित ही है कि 10 अशुभ भावना जो है कि हम हमारे शरीर की सुंदरता के साथ साथ जो उसका अशुभता है या असुंदरता है, इग्लिमिस है, उसको कैसे देखें ताकि हम उस भाव से, उस पूरी भावना से हम ऊपर उठ सके। हमारी आसक्ति स्त्री पुरुष के लिए और पुरुष स्त्री के लिए, ताकि हम एक दूसरे को एक मनुष्य के तौर पे हम उसको देख सके और उनके साथ हम अपने आगे प्रवास करें। तो ये 10 अशुभ भावना है, उसमें से भी कुछ अशुभ भावना के ऊपर हम ध्यान करने वाले हैं। 10 अनुस्मृतियां हैं। इस अनुस्मृति के अंदर कह सकते गहरे प्रकार से उसका चिंतन करना। अनु मतलब निरंतर, स्मृति मतलब जागरूक। उसके अंदर 10 प्रकार के अलग अलग स्वभाव है और विश्व के गुण है, धम्म संघ के गुण है, और इसी में ही अनुस्मृति के अंदर आनापाना सती भी आती है, तो जो हम ऑलरेडी पहले दिन में ही कर चुके हैं, लेकिन हम वो निरंतर बीच बीच में करते रहेंगे, उसकी गहराई को हम प्राप्त करेंगे। शायद आज भी हम उसी के ध्यान के माध्यम से हम उपचार समाधि की तरफ आज प्रयास करने वाले हैं। तो अनुस्मृति मतलब निरंतर 10 जो विषय है जो उसने बताया है, उसकी सूची मैं डाल दूंगा ताकि आप उसको पढ़ सकते और समझ भी सकते हैं क्योंकि ये रहता है 4 ब्रह्म ज्ञान। उसमें से कल हमने मैत्री भावना का ध्यान करके हम अपने चरित भावना पे हमने कार्य किया, और अनुस्मृति जो है वो विशेषता हमारी श्रद्धा के गुणों को बढ़ाती है। जो अशुभ भावना है हमारे लोक के चर्या को या लोक के प्रभाव पे काम करती है, हमें वो भी समझना है। ब्रह्म विहार जो है द्वेष है या किसी के प्रति घृणा है, करुणा है, किसी के प्रति ईर्ष्या आती है तो मुदिता है। अगर हम ज्यादा अस्त व्यस्त रहते हैं तो उपेक्षा है कि हम अपने मन में उपेक्षा का भाव बनाते हैं, स्थिर होते हैं। तो ये ब्रह्म विहार है जो हमारे अलग अलग स्वभाव पे कार्य करते हैं। ये 4 और अरूप ध्यान, जो अरूप ध्यान के बारे में बहुत कम बातें मिल जाती हैं, लेकिन उसके बारे में भी हम थोड़ा जरूर जानेंगे, उसका हम प्रयास भी करेंगे कि अरूप का अर्थ ये होता है कि बाकी सभी ध्यान में एक विशेष स्वरूप होता है जिस पर हम ध्यान करते हैं, जिसे हम रूप ध्यान कहते हैं। अरूप ध्यान का मतलब जिसमें रूप नहीं होता है, ऐसा ऑब्जेक्ट, जैसे कि आकाश, जैसे कि चित्त विज्ञान, जैसे कि शून्यता। तो ये जो विषय जो है उसका कोई आकार नहीं है। ऐसे विषयों के भी बुद्ध ने 4 प्रकार की ध्यान साधनाएं बताई है। इससे भी हमारा मन जो है वो द्वेष मोह से मुक्त होता है या उससे हम ऊपर उठ सकते। और एक प्रकार का ध्यान है, आहार के बारे में बताया है, भोजन है, वो बोले भिक्षु के लिए बताया, लेकिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बारे में हम देखेंगे कि ध्यान हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, आहार के प्रति कैसे हम जागरूक बने, कैसा हम आहार। और आखिरी और एक प्रकार का ध्यान है वो है व्यवस्थापन, मतलब हमारा जो शरीर 4 महाभूतों से बना है, उस 4 महाभूतों पे हमने कैसे चिंतन करना चाहिए, कैसे उसको हमें देखना चाहिए, ताकि हम अपने आसक्ति और हमारे चिंतन का जो स्वभाव है उसको हम और गहरा करें हमारे अस्तित्व के लिए। इस प्रकार के 40 कर्मठान जो है, अगर हमें इसका डिटेल पढ़ना है कोई किताब में, तो बुद्ध घोष ने लिखी हुई जो किताब है विशुद्धि मग, ये हिंदी में प्रकाशित हो चुकी है। हमारे पास 2 या 3 और मेरे पास में 2 है। तो
इस किताब को आप पढ़ सकते हैं, इसमें आपको पूरा डिटेल्स मिलेगा। और शायद मैंने भी एक किताब लिखी है ध्यान साधना, उसमें बहुत सारा डिटेल्स में डाला हुआ है, तो उसके कुछ मैं पार्ट्स आपके ग्रुप में डालूंगा, आप उसको पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज जो हम ध्यान करने वाले हैं उसके तरफ हम बढ़ रहे हैं। और जैसे कि मुझे लगता है कि ये जो कर्म ध्यान है इसके बारे में इतना पर्याप्त है, ताकि हम अपने आगे का जो पड़ाव है कि 5 न्यूरॉन और 4 समाधि क्या है, हम कैसे उसका अभ्यास करें। तो आने वाले पूरे ध्यान के अंदर ये आने वाला हमारा जो जीवन है और बीत गया हुआ हमारा जीवन है, सभी 5 न्यूरॉन से ग्रस्त है। हमारा पूरा दुख और हमारी पूरी समस्याएं कहाँ से अगर उत्पन्न हो रही है, तो 5 न्यूरॉन से है। 5 न्यूरॉन से हम बंधे हुए हैं रोज के जीवन में। क्या उसको हम समझ नहीं रहे हैं, या वही हमें पूरी तरह से कंट्रोल करके बैठा हुआ है। ऐसा कह सकते कि हम 5 न्यूरॉन के जाल में फंसे हुए व्यक्ति है, यह हमारा व्यक्तित्व है, हमारी चर्या है। तो ध्यान में तो यह हमें समझना ही है, लेकिन ध्यान के बाहर भी हमारा जीवन किसी 5 न्यूरॉन के साथ में गुजर रहा है या अभी तक गुजर चुका है। तो हमने देखना चाहिए कि वो कैसे हमें उसको समझे, ताकि हमारा हाथ गहरा हो सके। और उपचार समाधि का अर्थ ही यह है कि इन 5 न्यूरॉनों को नष्ट करना या उसको शांत करना या उसको कम करना ही उपचार समाधि है। उपचार समाधि दूसरा कोई उसका अर्थ नहीं है। उपचार मतलब जो ध्यान के गहराई के समीप जाना। जो हम ध्यान के जो 5 अंग देखने वाले हैं अगले कल के पड़ाव में, ध्यान के भीतर जो अनुभव आते हैं या उसके अंग क्या होते हैं, उसके किसे हम ध्यान कहते हैं, पहला ध्यान, दूसरा ध्यान, तीसरा ध्यान। तो वहां तक हम तभी जाते हैं कि जब हम उपचार समाधि को प्राप्त करते हैं। उपचार समाधि का सीधा और सरल अर्थ है कि यही 5 न्यूरॉनों को शांत करना या उसको बाद में रखने का अनुभव बन सके कि हाँ, मैं 5 न्यूरॉनों को समझ रहा हूँ और तो मैं धीरे से बाजू में रख रहा हूँ। ये स्किल है। तो जैसे कि आप देखिए कि अगर आपको खाना खाना है, पढ़ना है, बहुत सारी बातें करनी है, तो आप देखते हैं कि पहला कौन सा काम करें। तो आप खाते समय पढ़ नहीं सकते और पढ़ते समय आप हाथ नहीं सकते, तो आप देखोगे कि नहीं, सब कुछ महत्वपूर्ण है, तो पहले मुझे खाना शांति से खाना है, भोजन करना है। तो भोजन करते समय आप ना दौड़ सकोगे, तो आपने आपकी स्किल इस्तेमाल, अगर आप स्किल इस्तेमाल नहीं करोगे तो आप ना खाना खा सकोगे, ना दौड़ सकोगे, ना पढ़ सकोगे। तो इसी का ही नाम उपचार है कि आप जानते हैं, आप समझते हैं कि आप आपके कार्य को सफल करने के लिए जिस उद्देश्य की तरफ हम आगे जाना चाहते हैं, फिर अभ्यास का हो या फिर ध्यान का हो या हमारे पूरे जीवन का हो, तो हमें इन 5 न्यूरॉनों को समझना सबसे पहली बात। और वो कैसा निर्माण होता है उसको देखना और उस पे उसी के ही स्वभाव के अनुसार उस पर कार्य करना। अगर ये 3 बातों को अगर हम देखते हैं तो समझ जाए कि हम उपचार समाधि के या उसके अनुभव में हम अपने आप आ जाएंगे और हम उपचार समाधि के पास में आ गए। जैसे कि हम किसी गांव में, एक गांव के भीतर जाते हैं और उसके समीप आ जाते हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि बाउंड्री या सीमा, गांव की सीमा जहाँ से पूरी गांव शहर चालू होता है, तो उसके समीप आ जाना मतलब उपचार समाधि। तो मुझे लगता है कि इसका अपने अर्थ जाना है। और 5 न्यूरॉन को हम एक साथ में नहीं देखेंगे, सिर्फ मैं सूची बता रहा हूँ अभी। बाद में हम एक एक न्यूरॉन पे हम ध्यान करने वाले हैं। आज सिर्फ हम काम छंद के न्यूरॉन पे ध्यान करने वाले हैं, जिससे हम उपचार समाधि को हम थोड़ा अनुभव कर सके कि उपचार समाधि क्या होती है। और बाकी जो न्यूरॉन है
और उसके बारे में और ज्यादा हम आगे आते धीरे धीरे जैसे जैसा उसका पड़ाव आएगा वैसे वैसे हम उसका अभ्यास भी करेंगे, उसको हम प्रैक्टिस भी करेंगे। तो आप सूची के तौर पे देख सकते हैं कि 5 न्यूरॉन जो है, पहला जो है कामचंद है, जो पाली भाषा में ही मैं बता रहा हूँ, बाद में उसका मैं आपको बताता हूँ। कामचंद है, दूसरा है व्यापार है, तीसरा है थिन मिद, थिन मिद, तीसरा है, चौथा चौथा है उदुच्च कुकुच्च। शब्द थोड़ा सुनने समझने में थोड़ा हार्ड है, लेकिन मैं सूची भेज दूंगा। और पांचवा है विचिकित्सा। तो कामचंद मतलब इसे हम सेंसुअल डिजायर कहते हैं, इंद्रियादि तृष्णा, इंद्रियादि इच्छा। व्यापार का अर्थ होता है द्वेष, तिरस्कार। तीन मित जो है वो है आलस, जो शारीरिक आलस हो सकता है या मानसिक आलस। कुछ जो है वो है चंचलता और चिंता, जो हमारे मन में चंचलता बनी रहती है, ये करे कि वो करे, फिर कोई चिंता चलती रहती है, तो वो है उदुक्त। और विचिकित्सा मतलब शंका या संभ्रम या अनिर्णायक अवस्था, हम डिसीजन ले नहीं सकते कि करे या ना करे। हमें पता चला है कि ये सही है, फिर भी हम हमेशा शंका में रहते हैं कि मैं करूं या ना करूं, तो उस द्विधा में रहना ही शंका है। तो ये पांचों जो न्यूरॉन जो है, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से उसको एक उपमा देकर बताई है, कि उदाहरण देके कि जैसे कि कामचंद जो है कलरफुल वाटर है, रंगीन पानी, इसके तौर पे बताया गया है। जो द्वेष जो है, व्यापार जो है, वो उबलता हुआ पानी है, बॉइल्ड वाटर। तीसरा जो है आलस जो है, वो है जो जो ग्रीन वाटर जो होता है ना, जिसके ऊपर सेवाल जैसा ऐसा कुछ वनस्पति आती है, पानी, जिसके ऊपर ग्रीन ऐसा कुछ प्लांट्स आते हैं छोटे छोटे, ऐसा जो पानी जो होता है वो आलस होता है, जिसमें आप अपना चेहरा देख नहीं सकते, वो पूरा ढक जाता है ग्रीन प्लांट से या ग्रीन वनस्पति से, हरियाली वनस्पति से, उसे आलस कहते हैं। चंचलता और जो चिंता जो है वो है वेव्स वाटर, जैसे कि समंदर में जो तरंगे चलती रहती है, या जो वेव्स आती है, हमेशा वो लहरें जिसे कहते हैं, वैसा पानी। और जो शंका जो है वो है डर्टी वाटर, मडी वाटर, पूरा चिखल वाला पानी, जिसमें कुछ भी हमें दिखाई देता है, नहीं समझ में नहीं आता है। तो इस पानी की तुलना से भी हम अपने इस 5 प्रकार के जो न्यूरॉन है, जो ध्यान के भीतर भी रहते हैं, और पूरे जीवन के अंदर आप देखोगे कि आपकी समस्या कहाँ से आई। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम कामचंद की बात कर रहे थे, स्टोरी बता के मैं अपनी जो बात है यहाँ पे रुकूंगा और हम ध्यान की तरफ बढ़ते हैं। कामचंद इच्छा या इंद्रिय तृष्णा हमें कैसे गुलाम बनाती है, और हम कैसे जो भी आपके शारीरिक प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रहे हैं, छोटे हो बड़े हो, या आपको हो, आपके घर वाले किसी भी इंसान को हो, तो समझ जाइए कि ये पहली जो कामचंद है, इसी में से ही आया हुआ वो एलिमेंट है, क्योंकि हमें देखने का तरीका नहीं है, हम नहीं देख पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, और खान पान से हमारे आसक्तियों से भी वो घटक हमारे भीतर में एक अपना वजूद बना देता है, और हम उसके गुलाम हो जाते हैं। तो कहानी ऐसी है कि एक राजा का माली होता है, जो उसके गार्डन को हमेशा देखता है, और वहां पे उस गार्डन में आने वाला एक राजहंस जो होता है, जो पक्षी हम कहते हैं, वो हमेशा उस गार्डन में दाने चुगने के लिए आता है। गार्डन बहुत बड़ा होता है, बहुत सुंदर होता है। तो एक दिन जो मालिक होता है गार्डन का, वो राजा के पास हमेशा फूल लेके जाता है उनके राज दरबार में। तो राजा को पता चलता है कि उसके गार्डन में एक बहुत सुंदर पक्षी आता है। तो महाराज राजा उस मालिक को कहता है कि वो पक्षी मुझे इस दरबार में चाहिए, मेरे पास में चाहिए, तो क्या तुम ला पाओगे?
राजा को भी पता होता है कि शायद ये नहीं बोलेगा, क्योंकि उसको पकड़ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो पक्षी कभी भी मनुष्य के पास में आने के लिए सहज नहीं होता है, वो हमेशा मनुष्य से दूर रहता है, वो समीप नहीं आता, ऐसा उसका उस पक्षी का स्वभाव है। वो मुक्त रहना चाहता है, वही उसका स्वभाव है। लेकिन फिर भी वो माली को कहता है, पूछता है, तो माली हाँ बोलता है कि महाराज आप जो बोलते हैं मैं जरूर उस पक्षी को आपके दरबार में, आपके पास में मैं लेके आऊंगा। आप सिर्फ मुझे 3 दिन दीजिए और मुझे जो मांगता वो दीजिए। तो बोलते, तो राजा बोलता है कि बताओ तुम्हें किसकी मदद चाहिए, क्या चाहिए? तो बोलते कि मुझे मध चाहिए, जैसे हम हनी कहते हैं, जितना मुझे हनी चाहिए उतना आप मुझे हनी दीजिए, और मैं 3 दिन के बाद इस पक्षी को मैं आपके घर में, आपके दरबार में मैं लेके आऊँ। ऐसा पक्षी वो कैसे आए? तो हनी लेके आता है, मध लेके आता है, और उस मध को जिस जगह पे वो पक्षी दाना खाने के लिए आता है, एक कोने में है उसके बगीचे में, और उसका दरबार जो है काफी दूर हो, तो उस जगह पे जाके थोड़ा हनी छिड़क देता है उस दाने पे या फिर उठाने। तो पहले तो वो जब हनी खाता है वो पक्षी, उसको बहुत अच्छा लगता है और उसका प्रिय है, और वो उड़ के चला जाता है। हनी को थोड़ा और ज्यादा लगाता है, और आसपास के जो पेड़ पौधे उसको लगाता है, मतलब जहाँ तक उसका जो झोपड़ी होता है, जहाँ पे वो रहता है, वहां तक वो हनी बहुत सारे पेड़ पौधों को लगाता है। और ये पक्षी जिस जगह पे पहले खाने के लिए आता है, फिर धीरे धीरे दूसरे दिन वो उसके समीप आने लगता है, उसको डर नहीं लगता है कि मुझे कुछ हानि करेगा। उसको लगता है कि मुझे जो स्वाद मिल रहा है उस स्वाद को मिला है, फिर मुझे कुछ परेशान होता है कि वो मनुष्य के समीप रहे, लेकिन उसकी जो खाने की जो स्वाद उसको जो मिल रहा है सभी का, उसके वजह से वो भूल जाता है और उस पर विश्वास रखने लगता है कि ये मुझे कुछ खाने नहीं करेगा। और दूसरे दिन वो काफी समय तक उस जगह पे रहता है, उस जगह पे वो कभी भी खराब या वहां पे नहीं आता। इस वक्त आगे बढ़े। हनी बनाते ऐसा रास्ता, हनी का रास्ता बनाता है वो दरबार का, तो तीसरे का, और हनी ज्यादा मिलने लगता है, वो ज्यादा उसका भोग करता है। तो हनी जहां जहां मिलता है वैसे वैसे वो उसके पीछे 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 सर दरबार तक चला जाता है, फिर भी उसको पता नहीं चलता कि वो आराम से कहाँ पे पहुंच गया, और उस पक्षी को पकड़ा जाता है। तब बुद्ध अपने शिष्य को पूछते हैं कि बताओ कि ये किसके कारण एक बंदी बना, किसके कारण एक गुलाम बना? तो कुछ भिक्षु कहते हैं कि ये आ, मालिक के कारण गुलाम बना, मालिक चालाक था, मालिक ने ऐसा कुछ जाल बिछाया जिसकी वजह से गुलाम बना। कुछ भिक्षु बुद्ध कहते हैं कि नहीं, ये सही कारण नहीं। दूसरे कुछ भिक्षु कहते हैं कि भगवान से ये हनी के कारण, हनी के कारण वो गुलाम बना। तब भी बुद्ध बोलते हैं कि ये भी सही कारण नहीं है। तब बोलते हैं, बुद्ध ही स्वयं बताते हैं कि भिक्षु ये ना हनी की वजह से गुलाम बना नहीं, मालिक की वजह से, बल्कि उसकी जो स्वाद की, रस की जो तृष्णा जो थी, रस स्वाद, लोग तो हमें पता है, लोग तो बहुत उसका मेरा रूप है, लेकिन जो उसकी जीव की जो, जैसे
स्वाद तृष्णा कहते हैं। जो हम काम छंद की हम बात करें, 6 इंद्रियों से काम छंद आता है। लोग तो उससे बनते जाता है, लेकिन आने की प्रक्रिया जो है वो हमें समझना, लोग हमें सभी को समझ में आता है कि हमें लोग होता है, लेकिन वो लोग कहाँ से आता है और कहाँ पे हमें वो गुलाम बनाता है। वो स्वाद से आया है। किसका स्वाद? उस पक्षी हमारा ही। तो जीव इंद्रिय से ही उसके अलग विषय है, उसका अलग छंद है। तो वहां की 6 इंद्रियों से जो विषय आते हैं, हम ना इंद्रिय को दोष दे सकते हैं ना विषय, विषय का ना हरि का। दोष किसका है? जो इंद्रिय के प्रति आपकी जो समझ है, आपका जो समय, जो आपकी जरूरत और जरूरत से ज्यादा का जो भेद है, वो हमें समझ में नहीं आता या हम समझना नहीं चाहते। और वही चीजें हमारी तरफ एक काम छंद को, हमारे लालसा को या हमारे वेदना, जो सुखद और दुखद, जो सुखद कारण हम अपनी उसकी जो अच्छाई या उसका जो परिणाम जो है कि क्या हम गुलाम हो जाते हैं, इसका भी हमें ध्यान नहीं होता और बेचारा गुलाम हो जाता है। हम भी ऐसे ही इंद्रिय के विषयों के हम गुलाम हैं और हम हमेशा विषयों को दोष देते हैं कि ये है वो है, लेकिन वो विषय का और ना इंद्रियों का दोष है, हमारा हमारा खुद का समझदारी का दोष है कि हम वहां पे सजग नहीं है। इंद्रिय संवर, इंद्रिय संवर ही हमें अपने इस काम छंद से और उपचार समाधि के अनुभव में हमें लेके जाना। तो ठीक है, तो मुझे लगता है कि इतना पर्याप्त है। हमारे पास में समय वैसे कम है, लेकिन फिर भी हम 20 मिनट का या 15 मिनट का हम ध्यान जरूर करेंगे, ताकि हमें जो जानकारी हमने ली है तो हमें एक छोटा सा अनुभव हो सके कि उपचार समाधि सही में क्या होती है। इस समाधि जो हम कल देखेंगे, उस अर्पणा समाधि के भीतर हम जाते हैं। तो आप आपकी बैठक ठीक कर लीजिए। हम ध्यान के हम बैठे हुए हैं, थोड़ी मसाज भी कर लीजिए, जैसे कि आपके जो मसल्स है, आपके जॉइंट्स है, आप रिलैक्स कर सकें। और हम सही बैठक लेके हम बैठे हुए हैं, हमारी उचित बैठक है। धीरे धीरे आंखें बंद करें। जिनका माइक खुला है वो बंद कर दीजिए। जो कुछ हमने सुना है वो भीतर जाने दीजिए, ज्यादा सोचिए मत। जो भी समझ में आया है उतना ही समझिए। हम आंखें बंद करते हुए हमारे उद्देश्य को हमें निश्चित करना, चार समाधि का अनुभव लेने के लिए जो मेरा काम छंद है वो जानना है, ताकि मैं उपचार समाधि में अपने मन को आनापान सती या श्वास की मदद से हमें ध्यान करने वाले हैं। गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। करता है तनाव है, बैठक के प्रति सतर्क बने। धीरे धीरे मन भीतर की तरफ
विषय को देख रहे हैं कि जान रहे हैं आप जान रहे हैं तो आपका स्वास्थ्य आपकी इच्छा से होता है, क्योंकि आपके शरीर का वो स्वभाव है आना और स्वास्थ्य का। Inhale, exhale. It is the nature of your body. You have to record it. तो सिर्फ देखें, देखते देखते उसे जाने। आप देखोगे तभी जानोगे। देखने की प्रक्रिया अच्छी तरह से कर रहे हैं। उसी क्षण में वापस आ शरीर में शुद्ध रक्त है। इसी श्वास के देह से करने लगा। बाहर आ रहा है। जानते जानते हमारे शरीर को भी हम जान रहे हैं। शरीर इस श्वास की गति से अद्भुत क्रिया हो रही है। इसी बीच में कुछ विचार आ रहे हैं जो किसी इंटीरियर और भी है, उसे भी पहचान। विचार आपको वेदना दे रहे हैं। हमारे विषय के अलावा विषय को जानते हुए सुख का अनुभव हो रहा है। वर्तमान का काम छंद का जब हो रहा है। इसके साथ साथ मन में दूसरे विचार भी आ रहे हैं। काम चल लेते हुए 6 इंद्रियों के कार्य का परिणाम हमें अभी भी लुभा रहा है। तो पहचानिए, तो सिर्फ जानिए। हाँ हूँ यार। इंद्रियों से वो आया होगा, उसको भी देखने का यार। क्या मेरे बाद इंद्रिय से आया है, तो इंद्रिय से आया है। इंद्रिय इंद्रिय है।
इंद्रिय से वो काम छंद मार्गों को भी पहचानिए, उसको पहचानना हमारे ध्यान का प्राथमिक लक्ष्य है। तो जानने से ही उसका कार्य करना, इसलिए जानिए तो बनाए जानिए कोई भी काम चल रहा है, इसीलिए स्वरूप के स्वरूप क्या है? रूप के स्वरूप क्या आ सकता है? कल्पना के स्वरूप जो भी आ रहा है, आगे को भी आप देख रहे हैं कि किस इंद्रियों से निर्माण है। अभी तो आप कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे, तो सिर्फ आप आपके इंद्रियों का कर्म का परिणाम करें के मार्ग को उससे आया है क्या था, जब सजग नहीं था आया, तो अभी मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। मैं परेशान नहीं होना कि हमारा कर्म नहीं तो परिणाम तो हम होने का कर्म के परिणाम को जानते हुए काम छंद है, जो भी निवरण आ रहे हैं विशेषता काम छंद से ही निर्माण होते हैं। काम निवरण निर्माण करता है, जैसे कि जो काम छंद आपका पूरा नहीं होता है, तभी हमें द्वेष आता है। द्वेष बढ़ता है, काम छंद बढ़ता है तो आलस आता है। काम छंद बढ़ता है, द्वेष बढ़ता है, चिंता और चंचलता, काम छंद और द्वेष बढ़ता है। सभी निवरणों का हर जो है तो हमारा काम छंद इंद्रियों के बाद से आने वाली काम छंद हमेशा लुभाता है सबको के बाद समझ रहे हैं हाथों को भी हम दे, हमें किसी एक इंद्रिय का भी
स्वाद इंद्रिय हमें पता चले, हमारे शरीर में जो आलस है, शरीर में जो बीमारी, शारीरिक स्वाद की तृष्णा से ही जीवन इसका परिणाम हमारे ध्यान में अलग अलग स्वरूप में हमें परेशान करना है। हमें परेशान नहीं, परिणाम है। और तो मुझे परेशान करने के लिए नहीं आया है, बताने के लिए आया है। आपने अभी हम जो कर रहे हैं होने का प्रयास मान में कर्म है। सांस की गति धीमे धीमे हुई हो गई। लंबा और बड़ा सांस सूक्ष्मता को बढ़ा, स्वभाव को बता रहा है। है स्वभाव स्वरूप में निरंतर बदलने, अनुभव ले रहे हैं। काम चाहिए आज के बादल के जो कि आप वो कर्म ही नहीं कर रहे, कर्म का परिणाम लेकिन हम जान रहे हैं परिणाम कहाँ से आए। अनित्य के कर्मों को छोड़ के आप आप दोबारा ऐसा नहीं कर जान रहे हैं परिणाम दुखद है। मान में मान समझ करें
श्वास का अनुभव पूरे शरीर में हमें हो रहा है। पूरी इंद्रिय शांत है, कि यही इंद्रिय है। जब सजगता नहीं होने से, जागरूक नहीं होने से इस प्रकार का काम छल भीतर आ चुका है। काम सजग हो रहे हैं। प्रभाव प्रकाशित होना, वहाँ मन प्रभास्वर है। शरीर में क्या कहीं दोष है, काम चलने से ही परेशानियां जान रहे हैं। मार्गों को जान रहे हैं। का होना, का होना से निर्माण होने वाली हमारी ये प्रति सजग जानना कि हमें इतना उपयोगी है। कुशल है, नहीं बनेंगे, नहीं भीतर लेना है। जन बन ही नहीं पाए, कम से कम के गहरे अनुभव के साथ देख रहे हैं कि आपके भीतर में कौन छंद है। जानिए कि ये तरंग जो है सब लोगों के लय बड़ी अनुभव हो रहा है। काम छंद भी तो धीरे धीरे हमें समाप्ति की तरफ आते हुए बिल्कुल महत्वपूर्ण करते हैं। चेहरे पर
स्पर्श करते हुए स्पर्श कर, कलेक्ट कर लेंगे जो भी आपके प्रश्न है, और उम्मीद रखें कि प्रश्न का आपको जरूर समाधान मिलेगा। लेकिन साथ साथ में आपके प्रश्नों को आप खुद भी ढूंढने का प्रयास करें। जब तक हम उसका समाधान नहीं देते हैं, ऐसा नहीं है कि जो प्रश्न है उसका समाधान आपके पास में नहीं है, आपके पास में भी हो सकता है कि हम भी आपको पूरी तरह से मदद करेंगे। और डायरी लिखना, मैं फिर से आप सभी को कहना चाहता हूँ, जो डायरी लोग नहीं लिख रहे हैं, सपोज, तो उनको मैं फिर से सूचित करता हूँ, अगर किसको लिखना नहीं आता है तो आप आपके घर के किसी भी मेंबर की जरूर मदद लीजिए। और 4 बातें लिखनी है डायरी में, मैं बता रहा हूँ। पहला तो दिन लिखना है, समय लिखना है, और तीसरी बात है कि कौन सा ध्यान आपने किया है, जिसके ध्यान के बारे में आपको लिखना है। और चौथे इसमें आपका अनुभव लिखना है। चौथे पॉइंट में आपका अच्छा रहा तो अच्छे में 2-3 बातें लिखनी है, अगर अच्छा नहीं रहा तो 2-3 बातें उसमें लिखनी है, अच्छा ये नहीं। और आखिरी में आपको कमिटमेंट करना है कि जो आपने अच्छा देखा है उसको आपको काया वाचा मन से उसको स्मृति में लाना है। अगर बुरा कुछ दिखाई दिया है तो उस बुरा जो काया वाचा मन से ही उसको आपको कम भी करना है। अगर द्वेष आया है, कुछ चीजें आपको दिखाई दी है कि मेरा बुरा हुआ है या ये बुरी चीजें हैं, तो आप उसके काया वाचा मन से आप क्या कर रहे हैं। अगर आप खाने को लेके आप देख रहे हैं कि खाने की वजह से आ रहा है या बोलने की वजह से आ रहा है, या कुछ सर 4 बातें फिर से बताइए प्लीज। हाँ, एक तो आपका समय लिखना है, सेम समय और डेट, ठीक है। और दूसरा लिखना है कि कौन सा ध्यान आप कर रहे हैं, जैसे कि आज हमने जो ध्यान किया, या अगर आप घर में भी ध्यान कर रहे हैं शाम को तो उसका भी आप मेंटेन कर सकते हैं उसी में, ठीक है। तीसरा है आपका अनुभव लिखना है कि आपके अनुभव में अच्छा क्या आया है, 2-3 शब्दों में। अगर आपका ज्यादा लंबा नहीं लिखना चाहते हैं तो मत लिखिए, 2 शब्दों में भी लिख सकते हैं कि मेरा ध्यान एक अच्छा अनुभव आया शरीर में, मन में। और कुछ अच्छा अनुभव नहीं आया है
कुछ चिंता आई है, कुछ भय आया है या कुछ शरीर में दर्द हुआ, तो ऐसे कुछ बातों को आप पूरे अनुभव में भी लिख सकते हैं। और आखिरी जो है आपका कमिटमेंट है ना, असेसमेंट जैसे कहते हैं, कि उसमें आपको लिखना है कि ये जो मुझे अच्छा आया है जो भी, तो उसके लिए मैं कमिट करता हूँ कि इसको मैं काया वाचा मन से इसको मैं स्मृति में लाऊंगा ध्यान के बाद। अगर बुरा कोई अनुभव आया है, जैसे कि आपको पेट में दर्द हुआ है या सर में दर्द, और आपने ये देखा है कि सर दर्द कहाँ से आया है, कुछ न कुछ हमारे शरीर के प्रति हमारी कुछ अलगर्जीपना है कि हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, या खान पान में हम ध्यान नहीं देते हैं, या सही समय पर हम सोते नहीं हैं, पानी सही तरीके से नहीं पीते, कुछ भी हो सकता है। उसके बारे में धीरे धीरे मैं बताऊंगा कि हम शरीर का कैसे केयर करनी चाहिए। लेकिन आप भी देखिए कि क्या यहाँ से आया है क्या, तो आपको लगता है कि हाँ, ये मेरी बुरी जो चीजें विचार है, भावना है या शारीरिक पेन जो है, कि मेरे काया वाचा मन से ही आया है, तो उसको मैं सुधारूँ। नेगेटिव पे भी आपको कार्य करना है और पॉजिटिव भी। पॉजिटिव है तो उसको बढ़ाने के लिए करना है, अगर नेगेटिव है तो ढूंढना है कि ये मेरी नेगेटिव पे मुझे कार्य करना है। अरे आप एक बात भी देख लें और उस पे ही कार्य करें, तब भी बहुत बड़ी बात है। तो यही है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। दीप सिंह, आप इसको कंप्यूटर कर दीजिए। हेलो हाँ हेलो हाँ जी। सब जय भीम नमो बुद्धाय। तो एक प्रॉब्लम हो रही थी आज, तो हाँ सबसे बताइए। हाँ हाँ कि आवाज थोड़ी धीमी आ रही थी, बीच बीच में हाँ, कट रही थी। ठीक है। और एक रिक्वेस्ट थी कि कुछ एक आध हफ्ता आप अपना वीडियो ऑन रखें, ताकि कुछ ना नए साधक है, मतलब जो धम्ममित्र भी नहीं है हाँ हाँ और सहायक है, बिल्कुल ही नए हैं, हाँ 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 तो हाँ, हाँ। आपका वीडियो देख देख के वो करेंगे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। वो एक्चुअली क्या है कि आज मैं मोबाइल से ज्वाइन किया हूँ, थोड़ा मेरा लैपटॉप में कुछ दिक्कत आ रही थी। हाँ हाँ, तो वो तो मैं ऑन ही रखूंगा मेरा वीडियो, उसकी चिंता ना करें। और आवाज का भी शायद इसकी वजह से प्रॉब्लम होगा क्योंकि मैं मोबाइल यूज कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। तो कल से शायद वो नहीं होगा। और जो भी वीडियो अभी तक के बने हुए हैं वो भी हम धीरे धीरे आपके हमारे ग्रुप पे अपलोड कर लेंगे, ताकि जो नए लोग हैं उसको रिपीट करके भी देख सकते हैं और जान सकते हैं कुछ किसी का मिसिंग हुआ है, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक्स। यस दीप, क्लोज करिए। हाँ, बात करते क्लोज करिए। आप सभी ने इस लेक्चर को ध्यान से सुना। मैं और डॉक्टर मनीष मेश्राम जी ने हमें